इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं अमित तेवतिया जी। और आज हमारा टॉपिक क्या है, हमारे साथ कौन एक्सपर्ट हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा होता है फोन इन कार्यक्रम। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं और विषय से संबंधित कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। और टेलीफोन नंबर है, अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 हमारा STD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। और फोन नंबर है 23421081। बिल्कुल नीरा, ये आपने जो नंबर बताया है, तो इस नंबर पर विशेष जो हमारे किसान भाई बहन इंतजार करते हैं कि जो किसान की बात कार्यक्रम में विषय होगा उसमें आज हमें क्या कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। इसके लिए हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर्स की राय हमारे देश के किसानों तक पहुंचती है और हमारी कोशिश होती है कि देश के किसानों की राय को हमारे किसान भाई बहन अपनाकर कृषि को अर्थशास्त्र की रीढ़ हम मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को वैश्विक पंक्ति में अग्रणीय सिद्ध कर दें, ताकि हमारे जो खेत खलिहान हैं खिलखिलाते रहें। देश की जो नई भविष्य हम देखते हैं बच्चों में, उनको वो स्वस्थ हों, आगे बढ़ें और देश का नाम हम चाहते हैं कि विश्व पर सर्वोच्च हो। मित्रों, यहाँ नाइट्रोजन प्रदूषण का निम्नीकरण ये विषय है, क्योंकि जो विषय नाइट्रोजन प्रदूषण का निम्नीकरण लिया गया है वो इसी को ध्यान में देखते हुए है कि आज हम देख रहे हैं कि जब हम उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन की जो अधिक मात्रा है वो किस प्रकार से प्रदूषण कर रही है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। हमारे सामने आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर संदीप कुमार। आप वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही है प्रदूषण की, जैसे बात हो रही है हमारे आजकल जिस तरह का माहौल है, उसी के बीच में जैसे हम ये कार्यक्रम ही किसानों का है, किसान की बात हम करते हैं, तो कृषि से संबंधित ही जो है हमारी समस्याएं भी होती हैं, समाधान भी होते हैं। तो कृषि में अगर हम बात करें नाइट्रोजन पोल्यूशन की, तो आप सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या? तो सबसे पहले मैं श्रोताओं को और किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नाइट्रोजन का महत्व क्या है जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन एक सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है और लगभग इसका हिस्सा 78% नाइट्रोजन अपने वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन ये जितनी भी 78% गैस है, ये किसी भी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती है, क्रियाशील होती है जी। लेकिन जब इसके क्रियाशील घटक वायुमंडल में आ जाते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, जब ये वायुमंडल में आ जाते हैं तो ये कृषि के लिए अच्छे भी होते हैं और कृषि के लिए नुकसानदायक भी होते हैं जी। बिल्कुल, ये उस पे निर्भर करता है कि हम इनकी कंसंट्रेशन किस लेवल तक है। तो नाइट्रोजन का कृषि में महत्व के साथ साथ इसका औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी योगदान है। इसके साथ साथ इसका जलवायु अनुसंधान में भी काफी उपयोग होता है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन में भी एक काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है जो रोल निभाती है जलवायु परिवर्तन में, इसलिए इसका जलवायु अनुसंधान में भी काम आता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारे डेली जीवन में नाइट्रोजन का काफी महत्व है। तो बात रही दैनिक जीवन में नाइट्रोजन के महत्व की, लेकिन जब हम बात करते हैं कृषि में, कई बार हम ऐसे अपने जो वैज्ञानिकों की राय है या अन्य किसान भी हम जानते हैं कि हम नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग कृषि में करते हैं पौधों की बढ़वार के लिए, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन आज किसान भाई जरूर सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन प्रदूषण जो है फिर ये कैसे है। देखिए, जल प्रदूषण सुना, वायु प्रदूषण सुना, ध्वनि प्रदूषण सुना, लेकिन नाइट्रोजन प्रदूषण जब एक और पौधे के लिए अच्छा है, हमारी फसल के लिए अच्छा है, तो इसका जो प्रदूषण है वो किस प्रकार से होता है और इसके प्रदूषण के जो कारक हैं वो क्या है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन कृषि की एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हम ये कह सकते हैं। बिना नाइट्रोजन के हम कृषि के बारे में नहीं सोच सकते जी। तो विश्व की बढ़ती हुई आबादी के लिए हमको खाद्यान्न उत्पादन की भी बहुत जरूरत है। तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको रासायनिक उर्वरकों की जरूरत होती है जी, जिसमें नाइट्रोजन का मुख्य योगदान है। कुछ किसान भाइयों के मन में ये शंका या उनका ये विचार होता है कि अगर हम नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो पैदावार ज्यादा होगी, लेकिन ये एक सीमा तक ही ठीक है। अगर एक सीमा से ज्यादा नाइट्रोजन का खेत में उपयोग होता है, फसलों में अगर उसको डाला जाता है, तो उसके बाद में वो पोल्यूशन का काम करने लगती है, उससे पर्यावरण का प्रदूषण होता है और
वो हमारे खेतों से हमारे अन्न में आती है, वो हमारे जल में आ जाती है, हमारी वायु में आ जाती है, हमारी सोयल को प्रदूषित करती है। तो इस प्रकार एक पूरा पर्यावरण, अपना पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हो प्रदूषित हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे यूरिया जो मुख्यतः नाइट्रोजन का एक मुख्य उर्वरक है जिसको फसलों में डाला जाता है, तो इसको डालने के पश्चात यूरिया है वो अमोनियम से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो इस कन्वर्जन के दौरान इससे नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन भी होता है, उत्सर्जन होता है वायुमंडल में। इसके साथ इसका अमोनिया का भी वाष्पीकरण के रूप में उत्सर्जन होता है। इसके साथ साथ ये पानी के साथ अपनी मिट्टी के अंदर भी चली जाती है, जिसे भूजल को भी, जो सतही वाटर होता है, उसको भी प्रदूषित करता है। जी, तो ये सब जो कारक हैं जिनकी वजह से कृषि में नाइट्रोजन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, समझ में आ गया कि जितनी हमें भूख है, जितनी हमें आवश्यकता है शरीर को, यदि उतना खाना खाते हैं तो ठीक, वो शरीर को लगेगा। लेकिन यदि हम ज्यादा खाना खाते हैं तो वही हमें बीमार करेगा, तो विकार का कारण बनेगा। तो कृषि में जितनी आवश्यकता नाइट्रोजन की है या किसी भी फर्टिलाइजर की है, हमें उतना ही प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि भाई जो हेल्थ सॉइल कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब तो सरकार बना रही है कि हमें मृदा की जांच करा करके ही उर्वरक का प्रयोग कृषि में करना चाहिए। जिस तत्व की आवश्यकता है उसको दें, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे बिल्कुल ना दें। जैसा भी डॉक्टर संदीप बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी ऐसा तत्व कृषि में प्रयोग करेंगे जिसकी आवश्यकता पहले से परिपूर्ण है, लेकिन अगर ज्यादा देंगे तो वही प्रदूषण का मुख्य कारण हो जाएगा। जी बिल्कुल। और आपको एक बार फिर बता दें, जो नए श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं किसान की बात। और अगर आप विषय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल, कोई भी शंका अगर आपके मन में आती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में टेलीफोन नंबर है 011-2342-1081 और आप विषय से संबंधित कोई भी, जो हमारा आज का विषय है नाइट्रोजन प्रदूषण पर आज हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर संदीप कुमार हमारे साथ हैं। तो कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल नीरा, बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की, बताया कि जल भी प्रदूषित हो जाता है, जो फसल का कोई भी उत्पाद होगा उसका भी प्रभाव पड़ेगा, वायु दूषित होगी। बिल्कुल। तो नाइट्रोजन प्रदूषण का जो प्रभाव है वो कृषि पर, मानव जीवन पर किस प्रकार से देखते हैं डॉक्टर साहब? जब भी हम किसी भी नाइट्रोजन जो उर्वरक होता है उसको खेत में या फसल में लगाते हैं, तो लगाने के बाद में ये अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत ये पानी में भी चला जाता है जी। इससे वायु प्रदूषण भी होता है। इससे मुख्यतः नाइट्रस ऑक्साइड गैस का इमिशन होता है। इससे एक गैस होती है अमोनिया, जो वाष्पीकरण के तहत उसका इससे उत्सर्जन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम खेत में यूरिया को डालते हैं तो ये जब ज्यादा खेत में अगर पानी दे दिया तो ये पानी अपने खेत से बह के आसपास के जितने भी जो पानी कलेक्शन की जो बॉडी, जैसे अपना तालाब हुआ, नदी हुई, उनमें चला जाता है। तो नाइट्रोजन की अगर सांद्रता उनमें अगर ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से उनमें जो भी हमारे हरित शैवाल होते हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उसकी वृद्धि में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे पानी में उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे मुख्यतः अगर हम मछली उत्पादन कर रहे हैं तो वो अफेक्ट होता है। इससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है और कई हानिकारक गैसों का इमिशन होता है, मुख्यतः जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसकी वजह से ये जो एक बदबू का कारण भी बनता है। इसके अलावा दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का इमिशन, जो कि मुख्यतः एक हरित ग्रीन हाउस गैस है जी। ये मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होता है कि उसमें प्रभाव हो रहा है, जिसके हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने के साथ साथ कई उसके विनाशकारी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, और इसका मुख्य विनाशकारी प्रभाव हमारी कृषि पे देखने को मिलता है जी। तो अगर हम कृषि में देखें तो इससे कृषि में उत्पादकता में काफी कमी आ रही है, और कई जितने भी जलवायु की जो सर्कुलेशन है, बारिश का आना, बारिश का पैटर्न, वो सब इससे इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हमारी ये पीने के पानी में अगर चला जाता है नाइट्रोजन, अगर पीने के पानी में नाइट्रेट के रूप में चला जाता है तो इससे बच्चों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम जी। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब ये है कि अगर ये बच्चे के पानी के साथ अगर बच्चे ने पी लिया तो ये बच्चे के खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ जुड़ जाता है जी। तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाने से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है उसमें गिरावट हो जाती है, और इससे बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उसका कलर नीला पड़ने लगता है। तो उसकी वजह से इसका नाम है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम दिया गया है। वयस्क लोग इसका लंबे समय तक अगर इसका सेवन करते हैं, मतलब जिसमें नाइट्रोजन है, जिस पानी में नाइट्रेट है जी,
तो उनकी वजह से उनमें पेट का कैंसर हो सकता है जी। तो ये मुख्यतः प्रभाव हैं जिनकी वजह से नाइट्रेट पोल्यूशन भी एक मतलब एग्रीकल्चर के लिए लाभदायक है, तो ये हानिकारक प्रभाव भी दर्शाता है। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन इसका किस तरह से, कैसे, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाँ जरूर जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चे अगर इसका सेवन करते हैं तो जाहिर तौर पर घर में जो पानी इस्तेमाल होता है उसी के जरिए बच्चों तक ये पहुंचेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई छोटी सी सावधानी जो हम, देखिए बड़े लेवल पर तो काम होता ही है, लेकिन छोटी छोटी सी कुछ सावधानियां कि हम क्या करें, जिससे कैसे कोई उपाय जिससे इन चीजों से बचा जा सके? मोस्टली हमारे घरों में जो पानी आता है वो दो प्रकार से आता है। एक तो आता है हम ट्यूबवेल से डायरेक्ट पानी आता है, एक आता है जो एमसीडी या किसी भी जो डायरेक्ट सप्लाई होती है। तो मेनली ग्राउंड वाटर में भी नाइट्रेट कंटामिनेशन हो सकता है सोइल में, और जो वाटर बॉडीज होते हैं जैसे किसी रिवर से पानी आ रहा है या किसी तालाब से पानी आ रहा है, तो जो ओपन स्ट्रक्चर होते हैं उनमें नाइट्रेट के कंटामिनेशन या उनके संक्रमण के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर कोई पानी सीधा घरों में अगर आता है तो बेसिकली हम घरों में आरओ हमारे होता है जिसका पानी हम पीते हैं, तो हमको इसमें एक ही सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे जो फिल्टर है वो टाइम पे चेंज करने चाहिए, और टाइम टू टाइम हमको हमारे पानी की क्वालिटी चेक करानी चाहिए। क्योंकि हम पानी को बाकी और कोई इसका ऐसे मेथड नहीं है, कोई भी इसकी तकनीक नहीं है जिससे हम इसको घर पे पता लगा सकें कि इसमें नाइट्रेट या नाइट्रोजन का संक्रमण है या कुछ की मतलब प्रॉब्लम है कितनी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे तो सब समझ में आया, और हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता हैं आज नाइट्रोजन प्रदूषण के विषय में स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने मत्स्य उत्पादन से लेकर के मत्स्य उत्पादन, फिर कृषि और फिर बच्चों तक जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है उसके विषय में जानकारी दी कि किस प्रकार नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है वो किस हद तक घातक होता है। और इसी बीच एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और इनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। जी मैडम, मैं सत्यम बात कर रहा हूँ मुरादाबाद से। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे जो यूरिया आता है मतलब ग्रेन्यूल फॉर्म में, उसको अगर हम मतलब घोलने के बाद उसको स्प्रे मशीन में डाल के स्प्रे करें तो क्या ये नैनो यूरिया की तरह मतलब काम में लिया जा सकता है या नहीं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये नैनो यूरिया तो अभी आया है। नैनो यूरिया से पहले हम यूरिया के घोल बना के उसका मुख्यतः सब्जियों पे हम इसका स्प्रे करते थे और उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे थे। तो हम जो यूरिया आजकल जो नीम ऑयल लेपित यूरिया मार्केट में भी मिल रही है उसका भी 2 से 4% का उसका घोल बना के प्रतिशत का घोल बना के फसलों पे छिड़काव कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। जी बिल्कुल, धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए, और डॉक्टर साहब आपका भी। अब हम नीरा जानते हैं कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है और हम तो कहेंगे कि विश्व प्रगति कर रहा है, तो इसमें जहां तक बात है पुरुषों की, वहीं महिलाओं का योगदान, चाहे आर्थिक क्षेत्र की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, राजनीति की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आज धरा से लेकर अंतरिक्ष तक अपना स्थान सुनिश्चित कर चुकी हैं। जी बिल्कुल, और हम इस पर और बात करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले जान लेते हैं कि ये कहाँ से बात कर रहे हैं, इनका क्या सवाल है। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। धीर सिंह बोल रहा हूँ। जी धीर सिंह जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो गांव में और शहरों में बोतलों में, बड़ी बोतलों में 20-20 लीटर की बोतलों में पानी सप्लाई होता है पीने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो इतना ठंडा होता है, मेरे को सुनने में आया है कि उसके अंदर यूरिया मिक्स होता है। क्या ये बात सच है कि या गलत है? नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पानी एकदम प्यूरिफाइड पानी होता है, आप इसको पी सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल यही उम्मीद होती है श्रोताओं को कि जब वैज्ञानिक सामने हो तो बिल्कुल सटीक जानकारी मिले। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है अमित कि जब हमें लगता है ना कि हमारे सामने कोई ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा एक्सपर्ट हमारे सामने है कि हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कभी कभी सारी जिज्ञासाएं जाग उठती हैं और हम प्रश्न करते हैं। खैर ये सही जगह है जहां आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि विषय से संबंधित सवाल पूछें तो हमारा समय जो है, कीमती समय, वो बच सकेगा। बिल्कुल नीरा, और आपने सही कहा। हम बात कर रहे थे कि जो महिलाएं हैं आज प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में साथ दे रही हैं। कहते हैं कि जब किसी भी गाड़ी के दोनों पहिए चलते हैं तभी तरक्की होती है, विकास होता है और सुनिश्चितताएं बढ़ती चली जाती हैं। आज हम भी कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भाई पर विशेष जो महिला सशक्तिकरण है इस विषय पर एक बातचीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें नीलम त्यागी से बातचीत कर रही हैं प्रीति मोहन।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष अवसर पर हम बिल्कुल आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे जहन में आती है। आत्मनिर्भर महिलाएं, बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर। और जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं और हर क्षेत्र में बेहतर करती हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत रखती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके साथ प्रीति और हमारे साथ स्टूडियो में है नीलम त्यागी जी। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। जी नमस्कार। और प्रीति जी, आपने मुझे आकाशवाणी सेंटर पर निमंत्रण दिया और मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुई जी। और नीलम जी बहुत कुछ करती हैं, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं और ये इनका स्वप्न था कि कुछ ऐसा करना है कि सब याद रखें हमें, है ना। ऐसा ही कुछ आपने किया। नीलम जी सचिव हैं, लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान से जुड़ी है और आपने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा सोचा, किया और वो जो मुकाम आपने सोचा था उसे हासिल भी किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। और आकाशवाणी में आपको हमने इसीलिए आमंत्रित किया है, जब सारी महिलाएं से सुनेंगी तो वो भी सोचेंगी कि हम भी तो कुछ कर सकते हैं। नीलम जी, ये सफर कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, जरूर जानना चाहेंगे ताकि महिलाएं प्रेरित हो और कुछ करने की जो सोचा है उसे कर ले। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल एकदम सही उठाया है, क्योंकि आज सभी जो बोल रहे हैं कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मैं जरूर बताना चाहूंगी 2002 से मैंने इस सफर को शुरू किया। 2002 से जी। और सबसे पहले अगर बात करें तो 94 में मेरी शादी हो गई। अच्छा। फिर 95 से मैं एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। मैंने खुद का अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ये आपके मन में खुद से बात आई कि मुझे करना चाहिए या किसी ने प्रेरणा दी? ऐसा होता है ना कि जब परिवार में थोड़ा उथल पुथल की स्थिति होती है ना, तो महिला को समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। उस समय मैं एक इंटर कॉलेज में टीचिंग करती थी। अच्छा। और हमारे यहाँ नाबार्ड के एजीएम आए, उन्होंने कहा, बैंक के अधिकारी उनके साथ में थे, कि कोई एक ऐसी महिला हमें चाहिए जो कुछ गाँव के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती हो जी। तो ब्रांच मैनेजर हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने स्वयं सहायता समूह की स्कीम बताई। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है कि जिसमें हम वो महिला अपनी भी मदद कर सकती है और अपने साथ में दूसरी भी, कम से कम 10 बहनें, ज्यादा से ज्यादा 20 बहनें, उनकी भी मदद कर मतलब पूरा समूह जुट सकता है और एक नहीं बहुत सारी महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। जी, तो उसी से प्रेरणा लेकर मैंने उस गांव में सबसे पहले 10 समूह बनाए। फिर मैं बाहर निकली, मैंने फिर 300 स्वयं सहायता समूह बनाए। उसमें मैंने 4500 महिलाओं को जोड़ा। जनपद हापुड़ में 1500 बहनों का मैंने एक फेडरेशन भी रजिस्टर्ड कराया, जिसमें हमने 10 टन सब्जी रोजाना भारतीय वॉलमार्ट को सप्लाई कराई, 5 टन दूध रोजाना पराग डेयरी को सप्लाई कराया। जो बहनों ने जो सब्जी सप्लाई करी, तो सब्जी से फिर और भी प्रोडक्ट बनाए, जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, तमाम चीजें वो बनाती चली गई। तो सुनहरा फ्रेश नाम से हमने फिर अचार ब्रांडिंग की और उसको मार्केटिंग करने के लिए हमने IRI पूसा संस्थान में भी रिक्वेस्ट की डायरेक्टर सर से। तो उन्होंने भी वहाँ पे फार्मर मॉल की स्थापना की उन बहनों को वहाँ पे भी, ताकि वो अपना माल वहाँ पे सप्लाई कर सके। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि सीखना है, करना है और साथ साथ कहाँ मार्केटिंग करनी है, ये भी आपने उन्हें राह दिखाई। ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम कोई सामान बनाते हैं तो फिर वो बिकता नहीं है, तो मेहनत ऐसा लगता है कि पूरी नहीं हुई। तो ये एक पूरा चैनल है ना, तो सारी चीजें हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आइडिया जो आपके माइंड में आया, फिर आपने इसको शुरू किया और बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी अच्छी राह पे चलते हैं तो रुकावटें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। तो नीलम जी कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई, सीढ़ियां चढ़ती गई और बहुत कुछ किया। तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैम, परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन हम अगर ये सोचे कि परेशानियां हैं इसलिए हम काम नहीं कर सकते, तो वो गलत है। अगर हमारा जुनून उससे बड़ा है तो वो परेशानियां पीछे हो रह जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द, जुनून। अगर जुनून है तो आप देखिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं नहीं, है ना। आप गाड़ी में आई है तो गाड़ी लेके जब आप पेट्रोल पंप जाती है, वहाँ भी आजकल महिलाएं मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि बिल्कुल खोलिए, हम पेट्रोल देते हैं। मतलब यू फील प्राउड, बहुत अच्छा लगता है। मैंने ना इसको प्रूफ करने के लिए अपना फ्लोर मिल चलाया। अरे वाह, क्या बात है। और उसमें 5 टन आटा मैंने डेली सप्लाई किया और मैं मार्केटिंग के लिए खुद मार्केट में गई गाड़ी के साथ। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, जब मार्केट में बैठे होते थे होलसेलर, रिटेलर, तो वो कहते क्यों मैम अब ये समय आ गया है कि महिलाएं आटा लेकर आएंगी, बैंक किधर है, अब वो क्यों नहीं आ सकते हैं? तो मैंने कहा आपको तकलीफ क्या है, हम क्यों नहीं बेच सकते हैं? तो उस मार्केट में जाने के बाद में मैंने ये सीखा। मैंने दुकानों पे भी पूछा कि अब आपके पास दालें कहाँ से आती हैं, तेल कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा सब हम कंपनी से खरीदते हैं। तो हमने
हमने कहा हमारे किसान क्या कर रहे हैं, हमारी महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं, अगर हमारी महिलाएं कर रही हैं तो हम उन्हीं को खरीद लेते हैं। फिर हमने महिलाओं को छोटे छोटे तेल मिल लगवाए जहाँ सरसों की खेती होती है, जहाँ पे जो कुछ अचार था, फिर दाल था, फिर मिर्च मसालों की यूनिट लगवाई। इस तरह से वो जो गाँव के जो प्रोडक्ट है, जो गाँव का माल है, उसे मार्केट में ले जाने के लिए हमें एक रास्ता मिलता चला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात की ओरिजिनल चीजें बन रही है। बिल्कुल कहते हैं ना, घर की सब्जी का स्वाद ही अलग होता है, तो घर के अचार का स्वाद ही अलग होता है, घर के मसालों का स्वाद ही अलग होता है। प्रीति जी, होता क्या ना, गांव की महिलाओं के पास हुनर है जी, शहर की महिलाओं के पास पैसा है जी, उनके पास समय का अभाव है। गांव की महिलाओं के पास समय है, तो हमने क्या किया, इस चैनल को जोड़ा कि गांव का जो प्रोडक्ट है वो शहर तक कैसे चला जाए, जो शहर का पैसा वो गांव तक कैसा चला जाए। यूँ कह सकते हैं कि जो हुनर है ग्रामीण महिलाओं में, उसे तराश दिया। जब तक हम सशक्तिकरण की जब बात करते हैं ना, जब तक महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं आता तो तब तक हम उन्हें सशक्त नहीं मानते हैं। महिलाएं डिसीजन लेने लगे अपने परिवार को, और महिला बहुत सशक्त हैं भी। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जानती नहीं, महिला सब कुछ जानती हैं, बस उन्हें एक मौके की तलाश रहती है। अगर वो उस मौके को कोई उन्हें दे दे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने जो जिंदगी का सफर शुरू किया एक स्वयं सहायता समूह से किया, मैंने एजुकेशन भी अपनी बाद में कंप्लीट की। अच्छा। और अगर मैं आज बताऊं, आप ये मानिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, 4000 नहीं 10 से 20,000 महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, 20,000 लगभग किसान हैं। क्या बात। मैंने अपना तेल मिल, मिर्च मसाले की यूनिट, दाल मिल, ये और मिलेट्स पे हम काम कर रहे हैं, तो वो भी मैंने लगाया है। एक अपना इंस्टीट्यूट भी खड़ा किया, जो महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, वहाँ प्रशिक्षण देते हैं। क्या बात जी, उसमें 50 लोगों का रहने खाने का पूरा इंतजाम है, ट्रेनिंग हॉल बनाया, ऑफिस बनाया पूरा, मतलब वो पूरे यूपी के किसान वहाँ विजिट करने के लिए भी हमारे यहाँ पे आते हैं सेंटर पे, मतलब उनके पूरे रुकने की व्यवस्था वहाँ पे की है। जिसमें जो अभी एक नया प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, जो एग्रीकल्चर पढ़े लिखे बच्चे हैं जी, और जिनको कहीं रोजगार नहीं मिलता है, तो उनको भी हम 45 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। ये भी हमने मुहिम छेड़ी हुई, जो मैनेज हैदराबाद के साथ कृषि मंत्रालय भारत सरकार का कार्यक्रम है। जो अभी भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि मैम हमें कोई रास्ता बता दीजिए, तो मैं सीधे बोलती हूँ किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का काम करो, और उसमें थोड़े दिन तकलीफ आएगी, तकलीफ आती है मार्केटिंग की, और मेरे साथ मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है, रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं, बस मन में एक चाह होनी चाहिए कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है। नीलम जी, ऐसा ही कुछ जो हमारा ये चैनल है उसके माध्यम से जो महिलाएं सुन रही हैं, उन्हें मैं बिल्कुल कहूंगी कि आप चाहें तो बिल्कुल सीख सकती हैं, जा सकती हैं, और कुछ बेहतर करने की जो चाहत आपके दिल में है उसे आप कर सकती हैं। बिल्कुल समझाना, देखो परिवार पहले से चला रही होती है, अनपढ़ महिला भी बहुत बेहतर काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई महिला ऐसे समझती है कि भाई हम तो निराश हैं, अनपढ़ हैं, हम क्या करें, हमें कोई घर से नहीं निकलने दे रहा है। मैं कहती हूँ उन तकलीफों को पार करो, परिवार को समझाओ, आगे बढ़ो। कुछ आई है ना, मेरे सामने भी इतनी तकलीफें आई हैं। मेरा छोटा बच्चा 9 महीने का था जब हम घर से निकल गए थे, कोई संभालने वाला नहीं था। उसके बाद मैंने कंप्यूटर भी सीखा, सारी चीजें सीखी, अब सब चीजें उपलब्ध हो गई हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए, तो कोई तकलीफ नहीं है। 11 नेशनल अवार्ड मैंने लिए हैं। आज गाजियाबाद फैमिली कोर्ट में भी मुझे जगह मिली है, हाई कोर्ट ने नॉमिनेट किया है, जहाँ पारिवारिक झगड़े सुलझाती हूँ। गाजियाबाद महिला उत्पीड़न की चेयरमैन भी बनाया गया। देखिए, उन महिलाओं को, जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हमें कहाँ से रास्ता मिल जाए, एक दीप जलाने की जरूरत होती है, और वो दीप अगर ऐसे महिलाएं जुट जाए, अभी तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम महिलाओं के लिए बहुत सारी, लेकिन उसे चैनलाइज करने की बात है नीलम जी, समझने की बात है, उन्हें समझाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए कि ये चीजें आपके लिए है। महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता मिलता नहीं है, तो वो रास्ता नीलम जी दिखा रही हैं, और खुद तो अवार्ड्स मिले हुए हैं और बहुत कुछ किया हुआ है, ये तो हमें पता ही नहीं था, अभी पता चला। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। और आगे भी जो महिलाएं कुछ बेहतर करना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, ये सिर्फ सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हम सामाजिक भी देखते हैं, आर्थिक भी देखते हैं, सारे पहलू उनके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप 10 लोगों में उठ सकती हैं, बैठ सकती हैं, और आपके लिए वो प्राउड मोमेंट्स होते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये मैं भी कर सकती हूँ, बाद में ये फील भी आता है, ये मैं भी कर सकती हूँ। तो जब कोई बेहतर करता है तो उन्हें प्रेज भी करती होंगी, उनकी तारीफ भी करती होंगी। छोटा छोटा एक पेपर में निकला कहीं, या जैसे मान लीजिए आज आकाशवाणी से कुछ बहनें सुनेंगी, तो वो पेपर की कटिंग लेके आती हैं और आगे कहती हैं हमें भी नीलम त्यागी बनना है। फिर मुझे ऐसा लगता है सारी थकान खत्म हो गई। अगर हमने कुछ महिलाओं को आगे करके उन्हें रास्ता दे दिया, तो गांव में जाते हैं ना, तो वो पुरुष थोड़ा सा विरोध करते हैं ना कि भाई इनको क्यों ट्रेनिंग में आपने इनको क्यों बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो हम कहते हैं आप देखिए, इस हाथ में आए पैसा या इस हाथ में आए, कुल मिला के तो परिवार चलना है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति पत्नी। अगर पत्नी सक्षम हो जा रही है तो कोई तकलीफ नहीं है, वो कुछ तो मदद करेगी परिवार को चलाने में, बच्चों को पढ़ाने में, अपना आर्थिक स्थिति सारी तो वो करती है।
तो मुझे मतलब ये खुशी होती है अंदर से, है ना, एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलिए इतनी महिलाएं हैं जिनको हमने खड़ा किया। मुरादनगर की कुछ बहनें लूम चलाती हैं, पावर लूम, तो उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए कुछ हो सकता है क्या, तो हमने उनके ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बना के 5-5 महिलाओं के, तो उनको बैंक से जोड़ा और उनको 50-50 हजार रुपया एक महिला को बैठ के मिल गया। जो बाहर से वो 5% 10% पे उठाती थी, बैंक का उन्हें 1% भी नहीं लगता था, वहां से पैसा मिल गया। ऐसे हमने 250 महिलाओं को मुरादनगर में लोन दिलवाया उनको। जब वो महिलाओं की मीटिंग ले रहे होते हैं तो उनके बच्चे सुन रहे होते हैं, उन बच्चों को समझ आया। मैंने कहा ये जो खाली बस्ती पड़ी है, आपके सारे बच्चे ठेले लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, तो आप वहां से उठाइए, इनको यहाँ लगा दीजिए। उन्होंने कहा यहाँ से कैसे चलेंगे, मैं चला के देखो चल जाएगा। आज वो बस्ती मैम, जब मैं वहां को निकलती हूँ मेरे दिल को इतनी खुशी होती है, जगमगाहट, और सारे बच्चे लगे और इतना उनकी बिक्री होती है ना, सारे बच्चे सक्षम हो गए। मैं तो बार बार बोलती हूँ, अगर खेत पे किसान पैदा करता है तो महिलाओं को प्रोसेसिंग करना चाहिए और बच्चों को मार्केटिंग करना चाहिए। क्या होता है, पूरा परिवार मिलके तो बिल्कुल बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल, जी। और रोजगार के अवसर भी मिल जाते हैं, रोजगार कुछ बेहतर करने की भी कोशिश होती है ना। नीलम जी, कुछ और छुपी हुई बात है तो बता दीजिए। समय जो है वो टिकटॉक करते हुए कह रहा है कि हो चुका है। अच्छा, ठीक है। बस मैं एक मैसेज महिलाओं को जरूर देना चाहूंगी, प्यारा सा संदेश, कि हम अपने जीवन की महिलाओं को उनके उद्यमी कार्यों और उनके विकसित रोल के लिए सम्मानित हमें जरूर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं को अपने हक के लिए पहले खुद से लड़ना होगा, बहुत जरूरी है जी, वो बहुत जरूरी है। और आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आप आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए जीवन में सशक्त हैं। महिलाओं के रूप में लिया जाने वाला पहला महत्वपूर्ण कदम आत्मविश्वास बढ़ाकर आत्मसम्मान हासिल करना, अपना महत्व समझना, अपनी देखभाल कर अपना सम्मान है। आत्मसम्मान के विकास में अपनी अंदरूनी शक्ति को प्रभावशाली विचार में सजाना है। क्या बात। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और लास्ट में एक शब्द जरूर बोलूंगी महिलाओं के लिए, कि सोने से न चांदी से मिट्टी से किया है तूने प्यार, सोने से न चांदी से मिट्टी से किया है तूने प्यार, महिला किसानों को मेरा नमस्कार। क्या बात है। मित्रों, ये आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष महिला सशक्तिकरण बातचीत। नीलम त्यागी से बातचीत कर रही थी प्रीति जी। तो साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में डॉक्टर संदीप से हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन प्रदूषण के विषय में, और बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही थी। और वहीं महिला सशक्तिकरण पर भी बातचीत पहुंची। कार्यक्रम में दीजिएगा आप अनुमति, फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आप आए। और सभी किसानों से भी लेते हैं अनुमति। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।